गर्व और गौरव के उन ऐतिहासिक पलों को शब्दों में बांधने के लिए किसी भाषा को नए शब्द गढ़ने होंगे। ये पंक्तियां हैं सैनिक पत्नियों की डायरी पुस्तक से। आज हम इसी पुस्तक पर चर्चा परिचर्चा के लिए सम्मिलित हुए हैं। नमस्कार। साहित्य, कला एवं विचार का मंच अमलतास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 15 अगस्त है और आज बहुत पावन दिन है और पावन दिन पर आज हम सैनिक पत्नियों की डायरियां इस पुस्तक पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सैनिक के पीछे की जो यात्रा होती है, एक बलिदान जो होता है, उनकी पत्नियों का, उनके परिवार का, उनके पूरे समाज का, वो हमें इस पुस्तक के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। ये बहुत सुंदर पहल है। इसके लिए मैं वंदना यादव जी को हार्दिक बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक हम सभी के सम्मुख वो लेके आई और इस पुस्तक में 11 सैनिक पत्नियों की जो कथाएं हैं, जो अनुभव है, जो उनके संघर्ष हैं, जो उनके छोटे-छोटे खुशियाँ हैं, जो बड़ी-बड़ी सी बातें हैं, वो सभी सम्मिलित हैं। तो इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले वंदना यादव जी को आमंत्रित करूँगी और उनका छोटा-सा संक्षिप्त परिचय भी पढ़ूँगी और उनसे निवेदन करूँगी कि वो इस पुस्तक के बारे में हमसे ज़रूर बताएँ कि इस पुस्तक की जो भूमिका है उनके मन में कैसे आई, कैसे ये विचार बना? क्योंकि अभी तक की मैंने अपने अनुभव में पाया है कि मैंने अभी तक के अनुभव में ये पहली पुस्तक ऐसी पढ़ी है, जहाँ पे आपको इस तरीके के अनुभव से आप रूबरू होते हैं। तो वंदना यादव जी का कुछ संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है कि आप प्रसिद्ध साहित्यकार, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सेविका हैं। सैनिक पति के साथ लगभग समूचा भारत घूमने विचरने के बाद आपका वर्तमान निवास स्थान दिल्ली है। आपके 2 उपन्यास कितने मोर्चे और शुद्धि सहित यात्रा वृत्तांत, कविता संग्रह, बाल साहित्य सहित 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैम का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और मैम से निवेदन करती हूँ कि इस पुस्तक की रूपरेखा के बारे में, इस पुस्तक की भूमिका के पीछे उनका क्या विचार था, कैसे ये विचार आया, हम सभी के समक्ष वो रखें और श्रोताओं के सामने भी इस पुस्तक की भूमिका के विषय में बताएं। मैम सादर आमंत्रित। धन्यवाद सोनम जी। आप सबको नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की, खास तौर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की मेरे देश को, मेरे भारत को और समस्त वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अब बात करते हैं सैनिक पत्नियों की डायरी, ये पुस्तक। मैं एक सैनिक की पत्नी के होने के नाते हमेशा काम में व्यस्त रही, सेना से जुड़े हुए कामों में, और अपने आसपास की सभी महिलाओं को भी देखती थी कि हम वेलफेयर के लिए बहुत काम करते थे और अन्य काम जो भी कैंटोनमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, और एक परिवार की तरह काम कर रहे थे। किसी पे के सुख दुख आ रहे थे तो उनमें हम लोग एकदम परिवार की तरह, बल्कि मैं कहूँ कि परिवार तो बहुत बाद में आता था, हम लोग ही एक दूसरे के लिए खड़े होते थे। किसी के यहाँ बच्चा हुआ है तो उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, किसी के घर में किसी की कोई तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो जो साथ था वो एक दूसरे से मिल रहा था। जो सैनिक बॉर्डर पे चले जाते थे और वहां पे से कोई गलत या कोई दुख भरी खबर आती थी तो हम एक दूसरे का हौसला भी बन रहे हैं। हमेशा से ये होता आया है। मैं देखती हूँ कि जहां भी लिखा जाता है, सैनिकों का इतिहास लिखा जाता है, ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस वो करते हैं उनका गुणगान भी होना ही चाहिए, ताकि देश उन्हें याद रखे। हम अपने वीर शहीदों को इसलिए तो याद रखते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को, क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानियां दी थी, उन्हीं की कीमत पे आज देश आजाद है। पर उस आजादी को बनाए रखने के लिए हमारे सैनिक काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो मुद्दा ठीक था, पर मैं ये देखती हूँ कि जो काम महिलाएं दिन रात कर रही हैं और जनरेशन से कर रही हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता।
हम ये जानते हैं कि विश्व युद्ध जब हुए उनमें क्या हुआ होगा। हम ये नहीं जानते कि विश्व युद्ध जब हो रहे थे, तो जो योद्धा युद्ध लड़ रहे थे, उनके पीछे घरों में क्या हाल था। ऐसे ही मैंने जो युद्ध देखा वो कारगिल था। तो कारगिल के समय में जो ड्यूटीज़ मैं कर रही थी और मेरे साथ की सभी महिलाएँ कर रही थीं, वो कहीं भी अ, मैं कह दूँ कि उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं होती, उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, दस्तावेज़ीकरण नहीं हुआ। और मैं अपनी बिटिया से इस बारे में एक दिन बात कर रही थी। ये आइडिया मेरी बिटिया ने दिया, शिवानी ने दिया। उसने कहा कि मम्मा, अगर कहीं भी ये आइडिया नहीं है कि आप लोग क्या कर रही थी, इसका ये मतलब तो नहीं होता कि आप कुछ कर नहीं रही थी। पर जो कर रही हैं उसको कहीं-कहीं आप उसको दर्ज करवा दो। तो इस पुस्तक का जो मेन प्रोग्राम शुरू हुआ वो इसी तरह हुआ था। जब ये एक बार दिमाग में आ गया, क्योंकि लेखनी का हुनर ऊपर वाले ने दिया है, तो मुझे लगा कि अब ऐसे लोगों को जोड़ा जाए, जिनके पास वाक़ई कहने को कुछ है। और एक सीधी-सी बात है, किताब के पृष्ठों की, पेज की संख्या होती है। तो उस समय मैं ऐसी डायरीज़ लेना चाह रही थी, जिनमें एक जैसा होते हुए भी बहुत कुछ अलग हो। सबसे पहली डायरी हमें रम्या ने भेजी। हिंदी भाषी क्षेत्र से है और कमाल हिंदी लिखी। मैंने सिर्फ़ वो एडिट किया, जो वाक्य पूरा नहीं था, सिर्फ़ उसे ठीक किया। बाकी रम्या जी की डायरी बिल्कुल अपने आप में मुकम्मल वैसी ही आई, जैसी हमने इसको पब्लिश किया है। एक महिला का जो साउथ इंडिया इंडिया से आती है और वो ये देखती है कि फ़िल्मों में देखा हुआ कश्मीर और हकीकत में देखा हुआ कश्मीर कश्मीर किस तरह अलग है। जिसे हम जन्नत कहते हैं, उसे उसने जहन्नुम बनते हुए देखा। इस डायरी ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मुझे ये लगा कि हाँ, हमारे पास ऐसा कुछ है कहने के लिए, जो सैनिकों के जीवन से अलग भी है, उनके जीवन से जुड़ा है, और ये हमारे संघर्ष भी हैं। क्योंकि आज तक यही देखा जाता रहा, सैनिक संघर्ष कर रहे हैं, सैनिक बलिदान दे रहे हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी की तनख्वाह में सेना में 2 लोग काम करते हैं। तो वो महिलाएँ जो काम कर रही हैं, वो मुझे लगा कि इस तरह बताया जाए। उसके बाद 1-2 डायरीज़ और आईं, जिन्हें मैं ले नहीं पाई, भाषा का बैरियर था, या कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन के कुछ ऐसे पल थे जिन्हें सेना की मतलब सैनिक की पत्नी होने के नाते कुछ ख़ास नहीं ले सकती थी मैं। फिर मुझे शशि जी से बात करने का मौका मिला और इस तरह हमारी पहचान हुई। शशि पाधा जी की डायरी तो आप सब जिन्होंने पाठकों ने पढ़ा है, वे जानते हैं कि क्या कमाल डायरी है। इसके बाद मेरी बात हुई जनरल रॉय से। जनरल रॉय की मार्फत मेरा परिचय हुआ पूर्णिमा जी और अनुपमा झा जी। इन दोनों की डायरी पढ़ के वाक़ई लगा कि ये बहुत कमाल की डायरीज़ हैं। तो जो 11 डायरीज़ हैं, उनमें सब में एक जैसा होते हुए भी बहुत कुछ अलग है। और ये एक ड्यूटी भी बनती थी मेरी, जिसे मैंने पूरा किया। मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाई गई है अब तक, साहित्य में रहते हुए उन मुद्दों को उठाऊँ, उन पे बात करूँ। मुझे लगता है कि कुछ सफलता मिल रही है। मेरे उपन्यास और मेरे कहानी संग्रह और अब डायरी संग्रह से भी, और ये ज्योत जो जली है, मुझे लगता है ये जलती ही रहेगी। हालाँकि अभी धन्यवाद ज्ञापन का समय नहीं है, कार्यक्रम शुरू हो रहा है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि अमलतास ने इस मंच पे कार्यक्रम को लाइव करके हम पे बहुत मतलब कहूँ कि सुखद अनुभूति हो रही है मुझे इस बात से कि आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर फौजियों की पत्नियों की डायरी की बात करना, उनके बारे में, उनके सुख-दुःख और उनके संघर्षों को जानना, और वो भी 15 अगस्त के दिन। बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत कम शब्दों में पुस्तक की पूरी रूपरेखा को हम सभी श्रोताओं के सामने रखा, और आपने एक जो बहुत मार्मिक बात कही और ये बहुत सत्य है, इस पुस्तक को पढ़ते समय सभी इस बात से रूबरू होंगे कि एक सैनिक की तनख्वाह में 2 लोग काम करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में जो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी थी, वो बिल्कुल शशि जी की जो डायरी है, वो इतनी मार्मिक, इतनी रोचकता से भरी हुई, इतनी सुंदर है कि गर्व और गौरव के उन ऐतिहासिक पलों को शब्दों में नहीं बाँधा जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच डॉक्टर
विपुल सुनील सर उपस्थित हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक हैं। मैं आपको अमलतास के मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस पुस्तक के विषय में अपने विचार हम सभी के समक्ष साझा करें। सर। जी नमस्कार। एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी सर। जी, मुझे थोड़ा ये संकट था कि कहीं नेटवर्क का इशू ना हो, यहाँ कहीं मैं बाहर था। तो सबसे पहले तो अमलतास को मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। दूसरा, आज स्वतंत्रता दिवस है तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। कम समय है, मेरे पास 10 मिनट का है, उसमें इन सब बातों के लिए वैसे स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिन महत्वपूर्ण है तो ये बधाई देना बनता है। तो सबको बधाई। और दूसरी बात, मैं इस मंच से इस पुस्तक पर बात रखने से पहले तो आप सबको प्रणाम करूंगा जो इस डायरी की लेखिकाएं हैं, जिन सब ने लिखा है। आप 11 लोगों को मेरा कोटिशः प्रणाम है। और दूसरा, जो सबसे भागीरथ काम किया है, संपादिका कहूँ, वंदना यादव जी को हार्दिक बधाई है इस लेखन के लिए। सबसे पहले मेरे ज़हन में एक बात आई, उस बात से ही शुरुआत करूंगा। विशाल ने मुझे इस पर एक और कार्यक्रम साहित्य अकादमी में होना था, जब कहा था बोलने के लिए, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, किसी की डायरी है, पढ़ूंगा और बात करूंगा। डायरी मेरे हाथ में आई तो और शीर्षक जब उन्होंने बताया कि सैनिक पत्नियों की डायरी है, तो मुझे थोड़ा सा अलग लगा कि भाई संपादित डायरी मेरे लिए नई बात थी, सबके लिए होगी संपादित डायरी के रूप में। तो मुझे थोड़ा सा शुरुआत में तो बड़ा मतलब संदेह हुआ इस पुस्तक को लेकर के कि संपादित डायरी का क्या मतलब है, डायरी का संपादन करने का क्या मतलब होगा। लेकिन जैसे पुस्तक मिली और फिर उलटना पलटना शुरू किया, फिर विधिवत पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, ये इस विषय पर इस तरह का लेखन किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि सैनिकों को लेकर के, सेना में काम करने वाले लोगों को लेकर के जितनी बातें होती हैं, उससे कहीं ज्यादा, आप सब सहमत होंगे, सैनिकों की पत्नियों को लेकर के बात होती है। बहुत नकारात्मक से लेकर के और तरह तरह की बातें हैं, जिसको मैं यहाँ बोलूंगा नहीं। आप जानती हैं, सब लोग जानती हैं, आप सबने सुना होगा, और मंच पे जो सुन रहे हैं बाकी श्रोता भी, वो लोग भी ये जानते होंगे। तो उसके लिए इस तरह की डायरी का लेखन बहुत जरूरी था कि आप जानिए करीब से कि क्या है, कैसा जीवन है उनका, उनको श्रेय दिया जाना चाहिए। कायदे से तो थोड़ी देर पहले वंदना जी कह रही थी कि एक सैलरी पे 2 लोग काम कर रहे होते हैं। कायदे से तो श्रेय दिया जाना चाहिए, पर बाहर बातें बहुत सारी होती होगा। किसी सोसाइटी में कोई ऐसी कोई घटना हो गई होगी, सैनिकों की किसी सोसाइटी में हुई होगी, लेकिन उन सब चीजों को लेकर नकारात्मक बातें बहुत सारी होती रही हैं। और उन बातों पर से पर्दा हटाने के लिए मुझे लगता है कि इस तरह की पुस्तक लिखी जानी चाहिए। तो इसके लिए साधुवाद और बधाई सबको। कहूंगा वो ये कि डायरी लेखन की जो परंपरा रही है, आप सब लोग लिखती रही हैं, और मैंने देखा है परिचय में भी कि अधिकतर लोग, लेखन से अधिकतर लोगों का जुड़ाव है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने डायरी लेखन के लिए ही काम शुरू कर दिया, तो या डायरी लेखन ही किया हो पहली बार। तो आप लोग जानती हैं कि डायरी लेखन में इस तरह का कोई मतलब प्रयोग नहीं था, तो थोड़ा अलग सा है। अलग सा होने का मतलब कि लेखनी में कहीं ना कहीं, मतलब संपादित करते समय, ये निश्चित तौर पर, अभी थोड़ी देर पहले वंदना जी बात कर रही थी तो कह रही थी कि मुझे बहुत कम सुधार करने की जरूरत लगी। रेड्डी जी की डायरी के बारे में कह रही थी कि गैर हिंदी भाषी होते हुए भी, और कमाल की डायरी लिखी है उन्होंने। सच में उनका मतलब जो संस्मरणात्मक अंदाज है वो बहुत ही अच्छा है, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो लेकिन संपादन करते हुए किसी के भाव को, किसी की बात को सामने लाने में, किसी ने लिखा है अपने शब्दों में, उसको थोड़ा बहुत मान लीजिए कि उसमें कुछ बदलाव किया गया होगा, कुछ सुधार किया गया होगा, शाब्दिक ही और मतलब वाक्य वाले दोष को ही दूर किया गया होगा। इन सब में थोड़ी परेशानी हुई होगी, क्योंकि मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं, और मैंने जो शुरुआत में कही बात की, संपादित डायरी का होना अपने आप में, लिखा जाना अपने आप में एक चुनौती भी है, और एक मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा शुरुआत में। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण काम को बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए बधाई है वंदना यादव जी को। दूसरी बात, अब मैं डायरी के अलग अलग खंड पे आऊंगा। तो मुझे जो डायरी सबसे ज्यादा अपील की, निश्चित तौर पे अभी बात हो रही थी रम्या रेड्डी जी की, और क्या नाम है कि
शशि पाधा जी की। इनकी डायरी है। अमरीन जैदी और अनुपमा झा, इन दोनों लोगों लेखिकाओं की डायरी को पढ़ते हुए मैंने ये पाया कि मेरे जैसे लोग भी आम ही बात करूं मैं, आम लोगों को सेना के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता होती। सैनिक कॉलोनियों में रहने वाले, कैंट वाले एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत सारी बातें नहीं पता होती। बहुत कुछ नया जानने को मिला है। जानकारी के लिए भी लेखन और लेखनी के अलावा, मैं कह रहा हूं डायरी विधा के अलावा, विधा के स्तर पे जाकर के देखेंगे तो मुझे बहुत संतोषजनक प्रभाव नहीं छोड़ी है डायरी ने। पूरे रूप में देखें तो मुझे लगता है कि मैंने जो अच्छी बातें थी वो शुरुआत में की है, और जो मुझे लगा है वो भी मुझे कहना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन जो सूचनात्मक जानकारियां मिल रही हैं, और जो एक मैं कह सकता हूं कि एक आम लोगों में जो धारणा है, उस धारणा को तोड़ती हुई यह डायरी कई मायनों में मुझे लगता है कि एक नए लेखन के शुरुआत करने के मिसाल के तौर पे भी देखी जा सकती है, तमाम कमियों और खामियों के बावजूद, मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि तुम देना साथ मेरा और कुछ यादें कुछ बातें, जो दो डायरी पढ़ने के बाद ये लगा कि देखिए कि कैसे सेना में काम करने वाले लोगों की पत्नियों के पास किस तरह का अचानक से आया हुआ संकट, और कैसे उनको मजबूती प्रदान करता है, कैसे उनको एक अवसर भी प्रदान करता है। शुरुआत में संपादिका ने लिखा है कि यहाँ सेना में काम करने वाले लोगों की पत्नियों की कोई अपनी पहचान नहीं होती है, पहचान मिटाना होता है। कई बार पहचान मिटा हुआ होता है, क्योंकि वहां भी लोग उनको उनके हस्बैंड के सरनेम से जानते हैं, उनकी अपनी पहचान नहीं होती है। में अपनी कि क्या नाम है कि परिवार और पहचान, इसमें से एक को चुनना होता है। मुझे लगता है कि परिवार को केवल चुनना नहीं है, ये राष्ट्र को भी चुनना है। और कहीं बातचीत में उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया है, लेकिन मोटे तौर पे जो लिखा है कि परिवार और पहचान को चुनते हुए हम अपनी पहचान को छोड़ करके परिवार की पहचान को चुन रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जितना योगदान इन अधिकारियों का, सैनिकों का होता है, उनसे कहीं बढ़ करके योगदान होता है आपका। आप लोग, आप में से 4-5 लोग यहाँ हैं, आप सबको मैंने शुरुआत में प्रणाम किया इसी नाते, और सम्मान के योग्य हैं, और सम्मानित किया जाना चाहिए, बार बार किया जाना चाहिए, और इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। बाहर सोसाइटी को हमेशा वैसे भी हमारे देश में या दुनिया में भी एक आम सी धारणा बन जाती है, उस पर हम चल रहे होते हैं, हम कुछ मानने को तैयार नहीं होते। जिस दुनिया को हम नहीं देखे होते हैं उसके बारे में बहुत उलझुल बातें होती हैं, और उलझुल बातों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है आदमी, तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, और जो वाकई में चैलेंजेस जो हैं, चुनौतियां जो हैं, उस पर बात नहीं करते हैं लोग। उन चुनौतियों को अमरीन जैदी या रम्या रेड्डी, अनुपमा झा आदि ने अपने लेखन से सामने लाने का काम किया है। तो उसको देखते हुए, पढ़ते हुए मैंने ये पाया कि सेना में काम करने वाले अधिकारी या सैनिक की पत्नियों के पहचान को उनकी पहचान के साथ, ठीक बात है कि थोड़ा पितृसत्तात्मक प्रभाव है, आप लोग मेरे से ज्यादा जान रही होंगी, मैं भी थोड़ा दूर दूर से जितना जानता हूं मतलब और सैनिकों के काम करने का जो तरीका है वहां थोड़ा है, पैट्रियार्की का असर ज्यादा है। लेकिन वहां काम करते हुए वहां अपनी कई बार अपनी निजी पहचान को दूर करके उस सोसाइटी में रहते हुए, उस कैंटोनमेंट एरिया में रहते हुए आप अपना सब कुछ जब न्यौछावर कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि कायदे से आप भी हकदार हैं उस चीज के, जो बहादुरी का मेडल और जो बहादुरी की बातें और जो तमगा दिया जाता है सैनिकों को, अधिकारियों को, कर्नल को, कैप्टन को, उसकी बराबर की भागीदारी आपकी भी होनी चाहिए। और इस पूरी डायरी में ये बार बार इस तरह का प्रश्न उठ करके आ रहा है। हो सकता है कि आप चाह करके ऐसा प्रश्न नहीं उठा रही हूँ, आप अपनी आप बीती अपने समय में, जिस दौर में आप कैंटोनमेंट एरिया में रही हैं, वहां की कहानी बताते बताते, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो निकल करके सामने भी आता है। वो चाहे संपादिका के क्या नाम है कि भूमिका में लिखे गए शब्दों को देखूं या अलग अलग डायरी को पढ़ूं। तो मेरा मानना है कि इन सब बातों के उठाने के लिए एक बड़ा
मतलब प्लेटफॉर्म के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और आने वाले समय में अगर मान लीजिए कि लोग इस तरह का लेखन करते हैं, हो सकता है कि आप सबने अलग-अलग लेखन किया है और हो सकता है कि आपने डायरी लिखने का आपका पहला अनुभव हो किसी का, और इसमें लिखा भी है किसी ने कि उनका, कि आप आगे चल करके और भी कुछ लिखें, इस तरह का साहित्य लिखें अलग से, या डायरी, स्वतंत्र डायरी एक कोई अकेले लिखे, तो उसमें और भी बहुत सारी बातें आएँगी। तो उसके लिए भी आपको एक ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार करती हुई पुस्तक है। और दूसरी, तीसरी बात जो मुझे करनी है, हर बात पे मैं दूसरी बात कहता हूँ, वो मेरा अंदाज़ है कहने का, तो उसको इग्नोर करिएगा। दूसरी बात कहते-कहते मैं बहुत सारी बातें कह जाऊँगा, जो मैंने पाया है इसमें, ठीक है? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे कहनी थी कि डायरी लेखन की तथाकथित तौर पे चली आ रही परंपरा से इतर होते हुए भी, जब मैंने कहा कि शुरुआत में जब मैंने इस किताब मेरे हाथ लगी, मेरे पास आई और मुझे कहा गया कि इस पर आपको बोलना है, तो मैं इसके शीर्षक से असहमत, लगभग असहमत सा था कि सैनिक पत्नियों की डायरी किसी एक के द्वारा लिखा जाना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह का विषय है, उस तरह के विषय पर मुझे लगता है कि सैनिक पत्नियों का डायरी का आना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बरक्स किसी एक का। आपका मान लीजिए रम्या रेड्डी जी की डायरी आई होती, या अनुपमा झा की डायरी आई होती, या क्या नाम है कि पद्मिनी पांडे जी की डायरी आई होती, चंद्रलता यादव जी की डायरी आई होती, उससे ज़्यादा प्रभावी मुझे लगता है कि उन सूचनाओं के लिए ही नहीं, उन मुद्दों के लिए भी है कि सबको जब कलेक्टिव उसमें देखा जा रहा है, एक साथ करके देख रहे हैं, तो हमें बहुत सारी बातें ऐसी पता चल रही है कि ये चीजें भ्रम है। सेना को लेकर के ये चीजें गलत, लोगों के मतलब लोगों के दिमाग में गलत बातें फैलाई गई हैं। बहुत दूसरे तरह का जीवन है, बहुत समर्पण का जीवन है पूरा। मतलब मैंने शुरुआत में ही कहा और आप सबने लिखा भी है अपनी डायरी में कि, और ये समर्पण सिर्फ आपका भी नहीं है, आपके यहाँ तक नहीं रुकता है। आपने तो लेखन किया है, आपके बच्चे भी किन-किन जगहों पर जाकर के मतलब उनको समझौता करना पड़ रहा होता है, किन-किन परिस्थितियों में उनको रहना होता है। अमरीन जैदी जी के उस डायरी को पढ़ते हुए मैंने पाया कि एक जिस जगह पे वो रह रही थी, वहाँ एक उनके साथ के उनके बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त के फादर की मतलब इंसिडेंट होता है ऐसा, और लड़ाई में उनको जाना होता है, वो चले जाते हैं और उनके जाने के बाद क्या स्थिति बनती है। उस कलेक्टिव अप्रोच को दिखाया गया कि किस तरीके से उनका घर नहीं रह जाता है वो, बल्कि सबका, जितने भी घर हैं वहाँ जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे स्त्रियां हैं, मोटे तौर पर स्त्रियों की भूमिका ज्यादा है, मोटे तौर पर वहाँ स्त्रियों की भूमिका ज्यादा है, वो सब संभाल लेती हैं। उन बच्चों को संभालने की बात हो, चाहे उस शहीद अधिकारी की पत्नी को संभालने की बात। तो ये सब कुछ देखते हुए, झेलते हुए, वो बच्चा कोई जिसने अपने पिता को खोया है, वही नहीं देख रहा है, वही नहीं झेल रहा है। उस बच्चे का सबसे अच्छा फ्रेंड अगर इनका अमरीन जैदी जी का बेटा है, तो वो भी झेल रहा है, वो भी उसके पर भी बीत रही है, और मतलब उसके साथ वो भी उस कष्ट से गुजर रहा है। उसको भी अचानक से लगता है ना, मान लीजिए 12वीं में, 11वीं में, 10वीं में, 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे को इतनी समझ हो जाती है कि भाई इसके पिता की भी यही काम कर रहे हैं, हमारे पिता भी इसी सेना के अधिकारी हैं, और कल को तुरंत से आता है कि कल को हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है। तो ये ऐसी परिस्थिति बार-बार मजबूत करने का काम करती हैं। ये इस डायरी को पढ़ते हुए मैंने पाया है कि केवल आपका ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि आपके बच्चों का, सैनिक परिवारों में रहने वाले, कैंटोनमेंट एरिया में रहने वाले लोगों के बच्चे भी सफर भी कर रहे होते हैं और मोटे तौर पे वो मजबूत भी हो रहे होते हैं। उनको भी बहुत कुछ मतलब परिस्थितियों से अपने को मजबूत करते हुए वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और इन सब बातों को इस किताब की अलग-अलग डायरियों में दिखाया गया है। और इसके अलावा उन शब्दों का जिक्र बार-बार होता है कि मेम साहब बोला जाता है, वो है उस प्रश्न को उठाया है इन्होंने। वंदना जी ने जो अपनी भूमिका लिखी है, उस भूमिका पर मैं बार-बार इसलिए जा रहा हूँ कि उस भूमिका में कई सवाल उस भूमिका में उन्होंने खुद ही उठाया है। और जब किसी को, आलोचक को या किसी पाठक को पढ़ना चाहिए, तो उन सवालों से जरूर टकराना चाहिए, और वो भी पढ़ते हुए उन सवालों से टकराता है। तो वो कह रही होती हैं कि क्या नाम है कि हमारा मतलब स्व नहीं रह जाता है। हम मतलब उस सरनेम वाली बात पर मैं बता रहा था, लेकिन उस पहचान को परिवार के लिए समर्पण के अलावा राष्ट्र के नाम से भी देखा जाना चाहिए कि आप राष्ट्र के लिए भी समर्पण कर रहे हैं। आपकी जिंदगी
उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना आपका नाम उतना ही बड़ा होना चाहिए और उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका भी जितना आपके पति का है। जितना उन्होंने मतलब अपना समय दिया है, उस पूरे समय में आप एक परिवार के नाते एक उनको भी आप इस चीज के लिए तैयार कर रही होती हैं। कई बार हम सब जान रहे होते हैं, चूंकि मैं पुरुष हूं तो मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बार हमारा ऐसा जीवन में ऐसा निजी समय आ रहा होता है जब हमें कोई स्त्री का कंधा मिलता है, कोई पहचान मतलब कोई हमें ऐसी बात बोल जाती है, चाहे वो हमारी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, कि उसके बाद हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हम उस काम को और सुचारू ढंग से कर पाते हैं। तो ऐसे कंट्रीब्यूशन के लिए बार बार ऐसा होता होगा, तमाम लोगों के साथ ऐसा होता होगा। कई बार ऐसा होता होगा कि कहीं ऐसी जगह पर पोस्टिंग है जहां से एकदम से डेंजर एरिया में आपको जाना पड़ा, जिसे युद्ध वाला क्षेत्र कहा जाता है, वहां जाना पड़ा। वहां आपको हो सकता है कि आप अपने बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील हो रहे हो, बहुत बच्चों की को लेकर के आपकी चिंता बढ़ रही होगी। जाहिर सी बात है, मनुष्य है तो उसको चिंता होगी ही अपने बच्चों के लिए। तो और उस समय हो सकता है कि वो पुरुष कमजोर पड़ रहा हो, उस समय उसकी पत्नी, ये स्त्रियां मजबूत पड़ रही हूं और इन मजबूत स्त्रियों की डायरी है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि इस नाते इस डायरी को पढ़ा जाना चाहिए कि इन्होंने कैसे मजबूती से परिस्थितियों में सैनिकों को भी संभालने का काम किया। और सैनिक को संभालना, अधिकारी को संभालना मतलब राष्ट्र को संभालने की बात है, राष्ट्र के लिए इनका समर्पण है वो। और इस नाते इनके भी कंट्रीब्यूशन को उस साझा भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए। बराबरी का मतलब इनका कहें कि योगदान है, इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि 10 मिनट का समय दिया गया था, मैं उस समय को पार कर रहा हूं और मुझे था कि सोनम अब कुछ देर में टोक देंगी, इसलिए मैं अपनी बात को दूसरी बात कह करके जल्दी कहना चाह रहा था। बहुत कुछ रह जाएगा, 10 मिनट में बातचीत नहीं हो सकती है, व्यवस्थित रूप से बातचीत करने के लिए घंटे भर कम से कम चाहिए। लेकिन फिर भी इस मंच को धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, और आप सभी सैनिक पत्नियों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद सोनम। माफी चाहती हूँ सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा, लेकिन हमारे पास समय की एक सीमा है और एक ही घंटे में हमें सभी को सुनना है। और आपने बहुत सुंदर कहा कि इस किताब में हमें बहुत सारी सूचनात्मक जानकारी भी मिलती है। और ये जो समर्पण है, ये केवल परिवार के प्रति और सैनिक के प्रति समर्पण नहीं है, ये समूचे राष्ट्र के प्रति सैनिक पत्नियों का समर्पण है। ये बहुत सुंदर बात है। अभी इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर कंचन जी को सुनेंगे, और मैम का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ कि डॉक्टर कंचन भारद्वाज मैम, आपकी उच्च शिक्षा जेएनयू से हुई है और वर्तमान समय में आप जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पढ़ाती हैं। मैम, मैं बिल्कुल समय ना लेते हुए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, और हमारे पास चूंकि समय कम है तो आप 10 मिनट में अपनी बात हम सभी के समक्ष रखें। सादर आमंत्रित। सोनम, नमस्कार सभी को। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ विशाल जी का, जिन्होंने अमलता स्पेस पर मुझे बुलाया। और विशाल जी मुझे बुलाते हैं कई जगह, ये उनका प्यार है मेरे लिए। एक करेक्शन है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाती हूँ, लेकिन हिंदी विभाग में नहीं पढ़ाती हूँ। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी विभाग में पढ़ाती हूँ, जो कि विश्वविद्यालय का ही एक स्कूल है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा शायद। मैं शशि पाधा जी को आज पहली बार देख रही हूँ, लेकिन मैं इनकी एक कविता से परिचित हूँ। मैंने जामिया की 100 साल की महिलाओं पर एक कार्यक्रम था, और हमारे जो प्रोग्राम था उसमें इनकी एक कविता शामिल की गई थी। मैं तब इनको नहीं जानती थी, लेकिन कविता पढ़ के मैंने सोचा कि कभी तो मिलूंगी। नहीं मालूम था कि आज 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिन एक सैनिक पत्नी के रूप में मैं इनसे मिलूंगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सबका योगदान सैनिक पत्नियों का राष्ट्र के लिए है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये जब किताब में पढ़ रही थी, ये डायरी, तो मैं साहित्य के नजरिए से भी पढ़ रही थी, एक स्त्री होते हुए भी पढ़ रही थी। स्त्री भाषा पर मैंने काम किया तो बहुत सारी लेखिकाओं को पढ़ा, और ऐसी बातें इसमें हैं जो आप लोग लेखिका नहीं है, सैनिक पत्नी है, लेखिकाएं बनी हैं, लिख कर बनी हैं। शशि पाधा जी को तो पढ़ते हुए मुझे प्रेमचंद का भी एक प्रसंग है, मैं यहाँ टेक्स्ट पे जाऊंगी, और मैं मतलब बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जो वो सूरदास वाली का जो प्रसंग है, और जो उसकी झोपड़ी जल जाती है रंगभूमि उपन्यास में,
तो वो कहता है कि मैं फिर से बनाऊंगा। जब बच्चा उससे कहता है कि अब एक बार जला दिया तो क्या हुआ, वो कहता फिर बनाऊं, फिर दूसरी बार जलाएगा तो क्या बना, मैं फिर बनाऊंगा, फिर 100 बार जला देंगे तो क्या होगा, मैं 100 बार बनाऊंगा। ये सैनिक पत्नियां हर बार नया घर बनाती हैं। और जो सैनिकों के संदूक के बक्से हैं ना, वो बक्से नहीं है, वो जैसे बक्से के ऊपर वो गद्दा रख देती है, दिन में वो बैठने का बक्सा बन गया, रात में उसको ओढ़ लिया। उनका जीवन भी वैसा ही है, एक बक्से में पूरा जीवन लेके जाती हैं। फिर उसमें उस पर सोफा भी बना देती है गद्दा बिछा के, फिर उसी को ओढ़ के अपनी ठंड भी दूर कर लेती हैं। तो वो केवल सैनिक का बक्सा नहीं है, वो इनके पूरे जीवन का बक्सा है, उसमें क्या क्या कैद है। मुझे आप इजाजत दें तो मैं कुछ टेक्स्ट से पढ़ना चाहती हूँ। ये शशि पाधा जी के ही संस्मरण से है, उनकी डायरी से है, 3 जुलाई 1969। है तो छोटा सा लेकिन संघर्ष बड़ा है। मैं शुरू कर रही हूँ। आज सुबह का दिन बहुत मौज मस्ती का था। रेजिंग डे, डिनर की थकान मिट चुकी थी। हमारी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर बड़े खुश मिजाज थे। मंदिर से ढोलक, मंजीरा, घुंघरू वाला चिमटा, डमरू, सभी कुछ लंच के समय मेस में आ गया। साज तो सारे मंदिर के थे, लेकिन गाने सारे अंग्रेजी में गाए जा रहे थे। नंबर 54, द हाउस विद अ बैम्बू डोर, आई हैव टू लीव अ लिटिल गर्ल इन किंगस्टन टाउन। ये सारे फौजी अंग्रेजी के गाने भी कैसे ढोल मजीरों के साथ गा लेते हैं। एक बात समझ में आ रही थी कि इस वातावरण में रहना है तो बस अंग्रेजी ही बोलनी पड़ेगी। पढ़ाई तो सारी अंग्रेजी में की थी, पर बोलचाल की भाषा तो डोगरी या हिंदी थी। थोड़ा संघर्ष तो था, पर 2-3 दिन में आराम से बोलने भी लगी थी। इनके दोस्त ने आज कह ही दिया, वाह भाभी, तुसी तो अंग्रेज हो गए। आज एक परीक्षा और पास कर ली। एक बात बताऊं, तब फौज में केवल अंग्रेजी ही बोली जाती थी। भाषा का संघर्ष, केवल बम नहीं फट रहे थे, केवल ब्लैकआउट नहीं हो रहे थे, हर स्तर पर संघर्ष है। वो तैयार होकर के पार्टी में जाती हैं, लेकिन वहां भाषा का संघर्ष है। एक और पढ़ना चाहती हूँ। मैं सोनम, मैं टेक्स्ट में जा रही हूँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए शायद, क्योंकि मुझे लगता है टेक्स्ट से ही ज्यादा बात समझी जाती है कि आखिर डायरियों में लिखा क्या है। हम तो अपनी नजर से बता रहे हैं। ये आज शाम, ये बात है 7 जुलाई 1969 की। आज शाम से ही बादल मंडरा रहे थे। पहाड़ों पर बादल पेड़ों के साथ आंख मिचौली खेलते रहे थे। शादी हो गई तो क्या हुआ, अंदर छिपा बचपन तो साथ ही ब्याह कर आ गया। हमारे टेंट के आसपास कोई नहीं था। बादल गरजे, बरसे और हम खूब भीगे और भीगते ही रहे। समय का पता ही नहीं चला। हंसते खेलते टेंट के अंदर आए तो वहां का दृश्य ही अलग था। टेंट के एक छोर की 2 फीट की कच्ची दीवार ढह गई थी और पीछे से सारा पानी अंदर भर गया। हमारे जूते, कपड़े, बिस्तर सब पानी में तैर रहे थे। तेज हवा से टेंट 2 तरफ से खुलकर उड़ रहा था। इतनी तेज बारिश कि बाहर जाकर किसी से सहायता नहीं ले सकते थे। टेंट में एक लोहे की बड़ी सी टेबल थी। मुझे इन्होंने इसके नीचे बैठने का इशारा किया और खुद टेंट के पोल को जोर से पकड़कर खड़े रहे। मेरे घुटने तक पानी था। मैंने हाथों से टेंट के दूसरी ओर पानी निकालने के लिए थोड़ी सी जगह बनानी शुरू की। पानी को निकलने का रास्ता मिल गया। बारिश थोड़ी बंद हो गई। 2-3 घंटों के बाद कुछ जवान सहायता के लिए आए। बातों ही बातों में पता चला कि 2 और अफसरों के टेंट में भी पानी जमा हो गया था। सारी रात ऐसे ही बीती, पर मन में कोई गिला शिकवा नहीं, न डर न घबराहट। मैंने खुद से कहा, सब कुछ भीग गया तो कोई गम नहीं, सुबह सुखा लेंगे या फिर नया बना लेंगे। मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से एक बहादुर सैनिक पत्नी बन चुकी हूँ। ये मैंने चुना इसलिए क्योंकि मैंने प्रेमचंद की कहानी का जिक्र किया, वो सूरदास अंश है राम रंगभूमि से, कि वो मैं फिर बना लेंगे। और दूसरा कैलाश वानखेड़े की कहानी है, उसमें भी बारिश हो रही है। लोग बारिश का नाम आते ही पकौड़ी चाय का नाम ले लेते हैं। वो कहानी पढ़ने के बाद से मैंने कैलाश जी से कहा भी कि मैं पकौड़ियां ही नहीं खा पाती बारिश में, बनाते हुए संकोच होता है क्योंकि दूसरे लोग मांगते हैं। क्योंकि आपके घर में तेल है, पकौड़े हैं, किचन है, लेकिन वो एक मजदूर स्त्री है जो पानी में फंसी है, जिसके पास तेल लेने जाने के लिए रास्ता नहीं, घर से बाहर सब जगह पानी भरा है। ये सैनिक पत्नी की लड़ाई है, एक मजदूर गरीब झोपड़ी की पत्नी की लड़ाई है। ये एक कहाँ प्रेमचंद का पात्र है, तो सैनिक पत्नी साहित्य की तरह लिख रही है।
वो केवल संस्मरण नहीं जी रही है, वो एक साहित्य की तरह एक बहुत बड़ा हृदय लेकर जी रही है। मैं एक और प्रसंग लेना चाहती हूँ, जो बात हो रही थी रम्या रेड्डी की, जिसमें पति से कहती है कि छोड़ क्यों नहीं देते ये नौकरी, हर समय तो संकट है। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर बात कर रहे हैं ना, और वो ये कहती हैं कि ऐसी नौकरी आप कर रहे हैं जिसमें हर समय हर जान का खतरा है। लेकिन क्या कहते हैं वो, मैं पढ़ रही हूँ, जो आप नौकरी कर रहे हो इसमें तो जान का खतरा हर वक्त रहता है। ये नौकरी आप क्यों कर रहे हो? आप जानते हो ना इस नौकरी में कितना खतरा है। ये नौकरी छोड़ दो आप और बाहर और कहीं नौकरी पकड़ लो जहां पर हमारा परिवार होगा, आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा होंगे। विजय उठकर मेरे पास आए और मेरे सामने नीचे बैठकर कहने लगे, रम्या, खतरा कहाँ नहीं है, और खासकर जान का खतरा सड़क पार करते समय, कार चलाते समय, बस में, ट्रेन में कहाँ खतरा नहीं है। हर जगह लोगों की जानें जाती हैं, मगर बेजाने अनजाने में जाती हैं। मरने वालों को पता ही नहीं होता कि कि आगे उनकी मौत है। मगर रम्या, मैं फौज में नौकरी कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे आगे मौत है। अगर ये मौत मुझे आती है तो किसी मकसद से, अपने देश के लिए होगी। देश की सीमा पर कौन रहेगा? आज जो लोग अपने घरों में बैठकर सुकून की नींद सोते हैं, वो कैसे होगा? अगर तुम चाहती हो कि मैं ये नौकरी छोड़कर कोई और नौकरी करूं, तो क्या तुम कह सकती हो कि मेरे आने जाने के रास्ते में मुझे कुछ नहीं होगा? और कुछ भी हो सकता है। कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, या सड़क पर चलते समय गाड़ी टक्कर भी मार कर जा सकती है। अगर वहां पर अपने देश की सरहदों पर रहकर मौत होती है, तब मुझे खुद पर गर्व महसूस होगा और तुम्हारे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी। मैंने कहा, वो कैसे? मैं अपनी जिंदगी का सहारा गंवाकर गर्व कैसे महसूस कर सकती हूँ? विजय ने कहा था, जिसका पति इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देता है, उसकी पत्नी को पूरे देश के सामने सम्मानित करते हैं। रम्या, तुम एक फौजी की पत्नी हो, तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना होगा और इन सब चीजों की आदत भी डालनी होगी। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरा सपना है और इस सपने को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं मन ही मन सोचने लग गई थी कि कोई इंसान अपनी जान की परवाह ना करते हुए कैसे नौकरी कर सकता है। मुझे तो बदलना ही पड़ेगा अपने आप को। इसके बाद हमारी जिंदगी के संघर्ष में कई मोड़ आए। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे पति अपना सपना नहीं छोड़ते, ये तो सच है। स्त्रियां कोई सपना ही नहीं लेके आती, जैसे वो आती हैं परिवार के लिए, पति के लिए, प्रेम के लिए। जाने क्यों सदियों से प्रेम की प्यासी हैं, जाने क्यों एक साथी की प्यासी हैं। वो साथी की तलाश अगर कुछ और नहीं है तो इसमें मीता करके डायरी है, मीता ही उनकी सहेली है, मीता ही उनकी साथिन है और उसी से वो अपनी बात कह लेती हैं। ये पहचान का संकट नहीं है, पहचान तो स्त्री के पास है। भूमिका में वंदना जी ने लिखा है कि जो डिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ रह रही हैं, दरअसल वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वो पूरी तरह सीख लेती हैं हाल में। लेकिन ये अलग बात है कि उनकी पहचान एक डिपेंडेंट की तरह मानी जाती है, वो संघर्ष माना जाता है। मैंने यहाँ पर एक कविता भी पढ़ी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। टेक्स्ट पर जाने का इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ जिस तरह से बात हो रही है तो मुझे लगता है कि मुझे वो भी सुनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाते जाते वो कहती हैं कि ये कुछ यादें कुछ बातें दिल से है। और ये था किसका, मैं नाम, अनुपमा झा, अनुपमा जी तो है हमारे साथ। वो कविता मतलब ये पहचान मान लेती हैं कि हाँ, यही सैनिक परिवार मेरी पहचान है। सहमी सकुचाई कुछ घबराई छोटी चिड़िया सी, किया था पदार्पण वट वृक्ष से सैन्य परिवार में, बनाया घोंसला अपना नए दृष्टिकोण नए आयाम से। चलना सिखाया किसी ने सिखाया उड़ना, प्रेम नेह और मान से छोटी सी चिड़िया में करने लगी कुछ ही दिनों में बातें आसमान से। कभी उड़ती इस डाल कभी उस डाल, चल पड़ती कहीं भी समेट अनुभवों का तिनका, बसाती अपना नया घोंसला नित नूतन हौसले और शान से। होता रहा परिवार विस्तृत, मिलता रहा प्रेम अपरिमित, सीखती सिखाती नए अनुभवों और किरदारों से जीती जागती, नाचती गाती हर कदम भरती गई एक नए आत्मविश्वास से। समय है बलवान, नहीं इसकी किसी से पहचान, गुजर रहा वन अनजान, बदले शहर घोंसला बदला, कुछ मिले कुछ बिछड़े नसीब और जिंदगी के नाम से।
आने वाला है समय, लेने को विदा सैन्य परिवार से, बिछड़ने को अपनों से, हरी वर्दी की साजो संभाल से, होने को दूर बट वृक्ष की छांव से, पर विदाई ये शायद भ्रम है मेरा, जुदा होकर कहाँ वजूद मेरा अपने इस सैन्य परिवार से। वो स्टार है, वो परिवार का प्रेम है, वो लोगों का हिलना मिलना है, वो सबसे प्रेम है। मैं नहीं जानती, मैं बिल्कुल भी आर्मी परिवार से नहीं हूँ, मेरे आसपास भी कोई नहीं है, लेकिन ये पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि आप सबको गले लगाने का दिल चाहता है। इतने प्यार से लिखा है आपने। कोई बड़ा साहित्यकार, कोई नया साहित्यकार, कोई आलोचक इसकी आलोचना कैसे करेगा, जो जीवन हर पल जी कर आपने इसको लिखा है बहुत सुंदर तरीके से। और रही बात नाम की, तो कई लोगों ने लिखा है, सिर्फ मिसेस शर्मा, मैत्री पुष्पा ने लिखा है कि मुझे पहले मिसेस शर्मा ही जानते थे, और मृदुला नहीं, सुधा जी ने लिखा है कि सुधा अरोड़ा ने, कि मुझे सिर्फ अपने पति के ही नाम से जाना जाता था। तो धीरे धीरे उनकी पहचान बनी है। यहाँ आप लोग अपनी पहचान देश के लिए दे रही हैं। मुझे मौका मिला था विदेश में रहने का, तो हमारे एम्बेसडर साहब ने एक दिन कहा, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत सारे भोज आयोजित करती थी, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम में भागीदारी करती थी और बहुत मेहनत करती थी भारतीय समाज को जोड़ने की। तो उन्होंने कहा ये कि एक बार पंडित नेहरू ने कहा था कि जो विदेश में एम्बेसडर हैं, जो राजदूत हैं, उनकी पत्नियों को भी एक अलाउंस मिलना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। और यहाँ पर एक बात हुई थी कि एक ही तनख्वाह में 2 लोग काम करते हैं। तो हाँ, जितना सम्मान एक सैनिक का है, उससे ज्यादा सम्मान उनकी पत्नी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो सैनिक नहीं है, सेना पे गोली नहीं खाती, लेकिन हर समय उनके जिंदगी में बम फटते रहते हैं। एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ कब कोई गम की खबर आ जाए। छोटे बच्चे हैं, अपनी आइडेंटिटी, मैंने बहुत जगह देखा इसमें कि जहां गए वहां स्कूल में नौकरी कर ली, जहां गए वहां के नए लोग मिल गए, इतनी कोई संकट ही नहीं है। जो लोग छोटी छोटी बातों पे रोते हैं, उन्हें सीखना चाहिए इस बात से कि कोई संकट नहीं है, जैसा भी है वैसे ही रह लेंगे, वैसे ही। और क्यों रह लेंगे, धीरे धीरे शायद वो आदत पड़ गई, कोई ऐसी पहचान, लेकिन वो छोड़ के नहीं जाती। ये पूरी किताब कहीं उस तरह से फेमिनिज्म की बात नहीं करती कि हाँ हम पति को छोड़ देंगे, हम परिवार को छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक देश के लिए उस बात को समझते हुए मैंने इसीलिए रम्या रेड्डी का एग्जाम्पल दिया कि वो प्रेरणा ले लेती हैं उस बात से कि हाँ मरने का डर नहीं है, तो देश के लिए हम भी कुछ करें। तो इस जज्बे के साथ सैनिक पत्नियां सामने हैं कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और मुझे लगता है हर स्त्री को ये समझना चाहिए, अगर वो अपने बच्चे भी पाल रही है तो वो देश का एक नागरिक होने वाला है, उसको उसी अडॉप्टिबिलिटी के साथ देखना चाहिए। मेरा समय शायद हो गया, मैंने टेक्स्ट ज्यादा पढ़ा, मगर मैं क्या करूं, मेरा दिल तो चाहता पूरी किताब ही पढ़ डालूं। और लोगों को जरूर ये किताब पढ़नी चाहिए, सैनिक पत्नियों के बारे में जानना चाहिए। और जो जिस क्षेत्र से है, मैत्री पुष्पा आई तो उन्होंने घरेलू स्त्रियों के बारे में लिखा, कोई डॉक्टर आया तो उसने उस परिवार, उस समाज के बारे में लिखा। ये एक नई बात है। वंदना जी, आपको बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी सारी सैनिक पत्नियों से मिलवाया, एक नए तरह के संघर्ष से गुजारा। बिल्कुल मैं भी ऐसे ही समझती थी कि रोजा फिल्म जैसा ही कश्मीर होता होगा, लेकिन जब आपका पढ़ा और कुछ इधर कुछ और भी चीजें सामने आई, कुछ किताबें पढ़ी, चंद्रकांता जी को पढ़ा, तो नहीं, रोजा जैसा तो नहीं होता है, फिल्मी कहानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और आप सब लोग संघर्ष के साथ जी रही हैं, जिया है। मैं बहुत हैरान हूँ, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप सब लोग यहाँ साक्षात स्क्रीन में मुझे दिख भी जाएंगे जिनको मैंने पढ़ा है। तो मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, आप लोगों ने। और मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सभी सैनिक पत्नियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, अगर संभव हो तो उनके बच्चे अगर कोई डायरी लिख सके। वो क्या कहते हैं, संडे वाले अंकल आए हैं, है ना, जो संडे वाले अंकल फादर जब आते हैं तो वो उन बच्चों की कोई डायरी आए, तो वो संवेदनशीलता पता चलेगी कि कैसे फिर वो अपने बच्चे को एक पाल पोस के अकेले सिंगल पेरेंटिंग विदाउट डाइवोर्स देश के लिए एक करती हैं और हर चीज सीखती हैं। चाहे वो भाषा सीख रही हो, चाहे वो खाना बनाना सीख रही हो, चाहे लोगों के साथ मिलना जुलना सीख रही हो, एक नए तरह के कल्चर में जा रही हैं, इतना सामंजस्य बिठाती हैं और फिर भी कोई जोर से चिल्लाकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करती। आज वंदना जी ने ये किताब संपादित नहीं की होती तो शायद मैं इतने लोगों से नहीं मिल पाई होती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से अपना वक्तव्य रखा और बीच में जो आपने किताब की
का जो उदाहरण दिए वो बहुत सुंदर है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का दिन मना रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ संघर्ष हैं जिनसे हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। तो भाषा के संघर्ष की आपने बात की, तो मैं इस बात से सहमत हूँ, ये बिल्कुल सही है। और अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम जिनकी कथाओं पे बात हो रही है, जिनके अनुभवों पे बात हो रही है, जिनकी डायरी पे बात हो रही है, अब हम उनको सुनेंगे। और मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ शशिपादा जी को कि आप आएँ और अपने कुछ अनुभव, हम सभी ने इस पुस्तक के माध्यम से भी पढ़े हैं, कुछ कहें इस पुस्तक में। चूँकि समय कम है तो थोड़ा-सा समय का ध्यान रखती हूँ। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद आपका। और कंचन, आपने तो बहुत मुझे कोई कविता, जो भी कविता आपने पढ़ी होगी, अगर आप मुझे बताएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अमलतास के मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन सबको देख रही हूँ जिनको मैंने पढ़ा है। तस्वीरें कभी नहीं देखी थी, लेकिन आज देखने को मिल रहा है, तो सबसे मिल रही हूँ, तो इसके लिए मुझे ज्यादा खुशी हो रही, क्योंकि मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, मैं तो विदेश में रहती हूँ, इसलिए आमने सामने आप सबको देख के और ज्यादा खुशी हो रही है। मैं ये बताना चाह रही थी कि आज की परिचर्चा में ये सुन रही थी तो बहुत सी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं ना संस्मरण लिखती थी। मेरी 2 पुस्तकें संस्मरण विधा में है, शौर्य गाथाएं और निर्भीक योद्धाओं की कहानियां, क्योंकि मैं सैनिकों के शौर्य और बलिदान पर ही ज्यादा लिखती थी ताकि उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचे। और डायरी लेखन जो था वो इतना मैंने संजीदा कभी नहीं लिया। हाँ, जब दुखी हुए या कोई बात आहत कर गई या कुछ ऐसा हुआ तो लिख दिया, लेकिन उसको एक मित्रवत समझ के लिख दिया, किसी को पढ़वाने के लिए कभी नहीं लिखा। अपने लिए लिखा, अपना मन हल्का करने के लिए लिखा, और बस उसको कहीं पर संजो लिया। इस तरह की मैंने डायरी लिखी थी। मैं बात डायरी पे ही करना चाहती हूँ। ये पुस्तक सैनिक पत्नियों की डायरी है। तो संस्मरणात्मक तो मैंने बहुत आलेख लिखे हैं, लेकिन डायरी विधा में मैंने नहीं लिखा था, मैं जैसे आपको बता रही हूँ। तो वंदना जी का एक बार फोन आया, हम एक दूसरे को एज ए लेखक जानते थे, मिले कभी नहीं, तो उन्होंने कहा, शशि जी मैं ऐसा सोच रही हूँ, आप डायरी लिखिए, आप लिखेंगी? तो मैंने उनसे कहा, डायरी तो बहुत व्यक्तिगत होती है, तो आप क्या चाहती हैं? बोले, नहीं, आपके पास तो बहुत सारा, इतनी देर आप फौज में रही हैं और आपके पास तो इतना कुछ है, आप उनको बस शब्दों में बांध दीजिए, लिख दीजिए ना। तो हल्की फुल्की बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा, वंदना मैं कोशिश जरूर करूंगी, देखना मैं और तरह लिखती हूँ, मैं थोड़ा और तरह लिखती हूँ, क्योंकि डायरी फिर बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होती है। ये अपनी अनुभूतियां, अपनी छवियां, अपने मन में क्या है, अपने क्या सपने हैं, उनको शब्दों में उन्हें बांधना होता। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये सैनिक पत्नियों की डायरी की बात कर रही हूँ, आपके क्या अनुभव है आप लिखिए। तो यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। मैंने हाँ भी कह दी। देखिए, मैं सैनिक पत्नी हूं ना करना नहीं आता, चुनौतियों से लड़ना आता ही है। अगर मैं टेंट में रह सकती हूँ और 3 बक्से जोड़ के बेड बना के सो सकती हूँ, तो डायरी भी लिख सकती हूँ, मैंने सोचा। तो मैंने वंदना से कहा, अच्छा मैं लिख दूंगी। तो इस तरह फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। और सच मानिए, मैं अपने अतीत में चली गई। मैं उन गलियों में चली गई जहां मैंने पहली बार मेरे पति मुझसे मिलने आए थे, या हमारी शादी हुई, या हम टेंट में रहे, या बारिश में भीगे। मैं बिल्कुल वापस चली गई। वो 18-19 साल की उम्र में मैं चली गई, और फिर मैंने आंखें बंद करके पहला डायरी का अंश लिखा।
और फिर इस तरह वो सिलसिला जो है चलता गया। फिर धीरे धीरे मैं कैंटोनमेंट में चली गई, वेलफेयर में चली गई, वेलफेयर मीट में चली गई, और इस तरह करते 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 मुझे जब, क्योंकि लड़ाइयाँ युद्ध तो सबने देखे हैं, जब मैंने 71 वार भी देखी है, मैंने बहुत लोगों को वहां पर वापस नहीं आते भी देखा है। उस वक्त रो लेते थे, रोना या एक दूसरे के गले लग के रो लेना, यही एक भाव होते थे। लेकिन जब आप एक थोड़े सीनियर हो जाते हो, थोड़ी उम्र हो जाती है, तो कारगिल के युद्ध में बहुत सारे परिवारों को संभालना मेरा कर्तव्य हो गया था। उनको ढांढस बंधाना, उनके बच्चों को संभालना, उनको ये बताना कि कोई अशुभ की कल्पना मत करो। एक बात मैं सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। किसी ने कहा कि डर लगता है क्या, अभी विपुल जी भी शायद यही कह रहे थे कि पति शायद जब घबराते होंगे तो पत्नी क्या कहती है, एक डायरी में है ऐसा। मैंने ऐसा अनुभव ही नहीं किया। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई शक्ति मेरे साथ थी, कोई दैवी शक्ति मेरे साथ थी, मुझे डर लगा ही नहीं फौजी जिंदगी में, मुझे अशुभ की कल्पना हुई ही नहीं, मैं हमेशा आश्वस्त रही। जब विदा भी किया, पूरी पलटन को हमने ग्राउंड में जाकर के, सबने किया होगा जो भी यहाँ बैठी हैं, पूरी पलटन जब जाती है और हेलीकॉप्टर आ जाते हैं या ट्रक्स खड़े होते हैं, हमने विदा किया उन लोगों को, लेकिन तिलक लगा के पूरे उस तरीके से हमने उनको विदा किया। और बाद में हमने वेलफेयर किया, हमने नृत्य किया, हमारी सैनिक पत्नियों ने गाने गाए, ढोलक बजाए, पकोड़े भी खाए। क्यों? कि हम अशुभ की कल्पना भी नहीं करते थे। मैंने नहीं की, मुझे नहीं मालूम, और मैं जितने मेरे मित्र हैं मुझे पता है कि हमें इतना विश्वास था। शायद मेरा भोलापन था कि जब 71 की लड़ाई हुई तो इनके एक मित्र ने आके कहा चोट लगी है उनको, वो चले गए हैं किसी हॉस्पिटल में, तुम्हारे पति। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, ठीक ठाक होके आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो इतनी ट्रेनिंग की हुई है। मुझे ये नहीं पता कि युद्ध और बात होती है और ट्रेनिंग और बात होती है, तब मुझे ये नहीं पता होता था। लेकिन आश्वस्त मैं हमेशा रहती थी और आशंकित कभी नहीं हुई। और वही भाव जो है वो मेरे बच्चों में भी है। मेरे दोनों बेटे यहाँ अमेरिका में आर्मी में हैं, वैसे डॉक्टर हैं, लेकिन वो वहां की आर्मी में सेवाएं देते हैं जब जरूरत होती है। तो जैसे कंचन जी कह रही थी कि ये बच्चे कैसे, मेरा बेटा लिखता है, हमेशा लिखता है आर्मी के बारे में, और वो उसको कहूंगी कि आप अपना अनुभव जरूर बताएं, लिखें। वो तो अच्छी बात है कि मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है शायद 5-6 मिनट ही होंगे मेरे पास। मैं यही कहना चाहूंगी कि इस डायरी को लिखने के लिए हम सबको जो प्रेरित किया, ये अपनी तरफ से एक सबसे पहली पहल है वंदना जी की। क्योंकि मेरी भी 8-10 किताबें हैं, मेरे बहुत सारे आलेख हैं, लेकिन सैनिक पत्नियों की अनुभवों को लेकर के ये जो पुस्तक आप सबके सम्मुख आई है, और इस पे सुना शोध भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और लोग पढ़ेंगे इसको। क्योंकि अभी जिनको भी मैं अनुपमा जी को और रम्या जी को और सबको देख रही हूँ ना मैं, तो मुझे ये लग रहा हम एक ही जैसे हैं, हम सब एक ही जैसे हैं, और हमने जो भी लिखा है शायद मैंने भी वही जिया है। मेरे शब्द और होंगे, आपके शब्द और होंगे, जीवन तो हम सब ने एक जैसा जिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ही कहते हैं ना कि एक ही समाज से, एक ही मातृभूमि से आए हैं, चाहे हम साउथ से हैं, चाहे मैं तो डोगरा गर्ल हूँ, तो इस तरह से है। तो वंदना जी ने हमें ये डायरी लेखन के लिए जो एक प्लेटफॉर्म दिया, ये बहुत बढ़िया पहल, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। मैं एक बड़ी सीनियर लेडी होने के नाते आप सबसे कह रही हूँ
कि अब ये सिलसिला अगर चलता रहेगा तो कितना मजा आएगा, हम और भी लिखेंगे और हम और भी बातें उसमें लिखेंगे। अभी मैंने पिछले दिनों एक आलेख लिखा कि आर्मी बच्चों को ब्रैट क्यों कहा जाता है। इस पर मैंने शोध किया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ब्रैट कहते हैं। फिर मैंने शोध करके एक आलेख लिखा कि ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई अशोभनीय शब्द नहीं है। इसमें तो हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं कि वी आर आर्मी ब्रैट्स, है ना। तो ये ऐसी बातें मैं आपसे बांटी हैं। और सबसे आप सबको बहुत बधाई और वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। अभी इस कड़ी में आगे मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ मेरा सिविलियन से फौजी बनना नाम से डायरी लिखी है रम्या रेड्डी जी ने। आप सादर आमंत्रित हैं और आप बधाई की पात्र हैं। समय का थोड़ा ध्यान रखते हुए अपना अनुभव हम सभी से साझा करें। सादर आमंत्रित। जैसे कि सब जानते हैं मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने शब्द आप लोगों के सामने रख पाऊँ। जब मेरा सफ़र आर्मी में शुरू हुआ तब मैं बिल्कुल आर्मी के बारे में नहीं जानती थी, और जब मैं एंटर हुई आर्मी में तो मेरे लिए एक धक्का था। और पहली बार मुझे हस्बैंड ने कहा कि हम श्रीनगर जा रहे हैं, और मेरी श्रीनगर का जो नज़रिया था वो बिल्कुल अलग था। और वहाँ पहुँच के जो मेरा तजुर्बा हुआ वो सब आप सब जानते ही है। सबने कहा है कि मुझे स्वर्ग से वहाँ पे कुछ इतना अच्छा नहीं लगा, कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे कैद करके रखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते। उस गेट से हम एज अ सिविलियन जैसे घूम सकते हैं वैसे हम नहीं घूम सकते थे। तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात हुई कि मैंने जो सपना देखा था कि मैं वादियों में जाऊंगी, साड़ी पहनूंगी, बर्फ में खेलूंगी, ये सब मेरा वही के वही रह गया। और आज तक वही सपना है, अभी भी नहीं पूरा हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि कभी भी जिंदगी में अगर मौका मिले तो एज अ सिविलियन में जाके वहाँ पे उस वादियों में साड़ी पहन के घूमूंगी इस बुढ़ापे में अगर शरीर ने साथ दिया तो इसके आगे तो मैं सब कुछ डायरी में है हम लोगों के बारे में, सब लोगों ने कहा है। और मेरा जो साउथ से लेके फौज का और सिविल से लेके फौज का जो सफर था वो सब जानते हैं। और मैं यही चाहूंगी कि आगे भी हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिले, और खास करके मैं वंदना जी को तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और आगे भी हमें ये मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ कुछ यादें कुछ बातें दिल से डायरी की लेखिका अनुपम झा जी को। आप हिंदी और मैथिली में भी स्वतंत्र लेखन करती है, आप सादर आमंत्रित हैं मैम। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सबको नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बधाई। बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, और वही वाली बात है कि सबसे पहले अमलतास और वंदना जी का आभार, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया हमें और एक दूसरे को देखने का मौका मिला। यहाँ मैं ये बता दूं कि मेरा और पूर्णिमा जी का दोनों की यात्रा करीब करीब फौजी जिंदगी की यात्रा एक साथ शुरू हुई है। हम दोनों एक ही यूनिट से हैं, साथ साथ, और हमारी अभी भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और हम दोनों ही शादी करके एक ही यूनिट में आए और एक ही प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ भी मिल रहे हैं। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जहां तक अब डायरी की बात पे आती हूँ, सैनिक पत्नियों की डायरी, जब वंदना जी ने मुझे भी फोन करके कहा तो मुझे ये कॉन्सेप्ट जरा अटपटा सा ही लगा था। मुझे लगा डायरी में क्या लिखना, फिर वही वाली बात है किताब में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, कई चीजें हम नहीं मेंशन कर सकते हैं जो फौज की जो बातें होती हैं, कहाँ लिखना क्या करना, ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में असमंजस जरूर डाल रहा था। और वंदना जी ने समय बहुत ही कम दिया था तो उन बहुत ही कम समय में मैंने लिखने की कोशिश की थी, और बहुत कुछ छूट गया है लिखना। अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है बहुत कुछ छूट गया है लिखना। और हरिवंश राय जी की एक कविता है
जिसकी पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है, रजनी की सुनी घड़ियों को किस किस से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो हमारे सैन्य जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे क्षण आते हैं जिसको भूलना नामुमकिन है। और लेकिन जब ये डायरी लिखने बैठी तो मैं बिल्कुल पास्ट में चली गई। 1991 से शुरू किया, जब से शादी हुई, जब से सैन्य परिवार में आई, तब से तो कई चीजें जो जहन से मिट सी गई थी, उन सब चीजों को याद किया और पुराने दिनों में चली गई। जो आप सबने किया होगा, हम सबने किया है ये चीज। और बहुत सी यादें सिमट गई उन पन्नों में, लेकिन बहुत कुछ छूट गई है। बहुत कुछ लिखना ऐसे लगता है छूट गया है। बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अच्छी चीजें तो हमेशा अच्छी होती हैं, तो अच्छी चीजों को ही समेटने की कोशिश की थी। और लोग पढ़ रहे हैं इस चीज को, इस डायरी को सराह रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और जैसे अपना तो जीवन था एक सैन्य पत्नी के नाते, अभी मैं और पूर्णिमा जी, जिनको भी मैं जानती हूँ, हो सकता है और किसी के भी बच्चे हों, हम दोनों के बेटे भी आर्मी में ही हैं। तो अब हम आर्मी को एक दूसरे, एक माँ के नजरिए से देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि घबराहट या डर जो हमने अपने टाइम पे नहीं जिया, वो कभी कभी मैं अब जीने लगी हूँ। मुझे नहीं पता, ये शायद उम्र का तकाजा है, हो सकता है उम्र का तकाजा होता है, चिंताएं होती हैं, लेकिन हिम्मत अभी भी बहुत देती हूँ। और जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो लगता है कि हाँ, उनको देख के हम फिर से अपने पुराने जीवन को फिर से हम जी रहे हैं, अच्छा लगता है। और उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी और उनकी जो विचार हैं, वो सब सुन के भी अच्छा लगता है। और सैन्य पत्नी की डायरियों में सबने अपनी-अपनी कोशिश की है, सबने अपने समेटने की कोशिश की है, अपने अनुभवों को जीने की कोशिश की है। जो हम सबका जीवन कहीं न कहीं एक ही, शब्द अलग है, पर भाव एक ही है, भावनाएँ एक है हम सबकी। और सबको पढ़ के बहुत अच्छा लगा, सबको मिल के बहुत अच्छा लगा। अब समय सबके पास बहुत कम है, इसलिए मैं भी ज़्यादा समय नहीं लेके आप लोगों से आभार प्रदान करती हूँ। और बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और हम आशा करते हैं कि जो छूट गया है, वो आगे हमें ज़रूर पढ़ने के लिए मिलेगा। पुनः धन्यवाद। अब मैं पूर्णिमा मैम को सादर आमंत्रित कर रही हूँ, मेरी डायरी के वे कुछ पन्ने पर आप अपनी कुछ बात रखें, इस पुस्तक पर कोई बात रखें आप अपनी, सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। अमलतास मंच का धन्यवाद, वंदना जी का धन्यवाद और आप सबका अभिनंदन। ये मेरे ख्याल से पिछले साल सितंबर की बात है, जब वंदना जी से मेरा संपर्क हुआ। तो जब बात हुई तो उन्होंने इसका, सैनिक पत्नियों की डायरी के बारे में उन्होंने मुझे बताया, और कि ये उनका आइडिया है, वो ऐसा चाहती हैं, और आप, उन्होंने कहा कि आप भेजिए। तो मैंने तो डायरी कभी नहीं लिखी थी मेरी कभी आदत भी नहीं थी। तो और वो समय ऐसा था, सितंबर, कि हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे, घर की सेटिंग पति के रिटायरमेंट के बाद। और अक्टूबर में घर में हाउस वार्मिंग पार्टी, और हमारे बेटे उस टाइम कैप्टन तेजस्वी का सगाई समारोह, ये सब चीजों के चलते ढेरों काम। और जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने समय की, जैसे अनुपमा ने अभी बताया कि समय बहुत कम था, तो उस समय, और जो आइडिया उनका इतना जबरदस्त था, मुझे ये लगा कि ये बहुत एक नई चीज वो लेके आ रही हैं, तो और इतना अच्छा मौका है, तो इसमें जुड़ना तो है। तो लेकिन बात समय की, कि जितने कम समय में पूरे जीवन की इतनी छोटी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं, इतनी बहुत सारी बातें सारी दर्ज करनी इतने कम समय में मुमकिन नहीं थी। तब मुझे लगा, उनसे एक बात भी हुई डायरी में कि भाई ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, सब अपना पूरा अपना, कहाँ पोस्टिंग आई, कहाँ कैसे कैसे अनुभव हुए, ये सब। तो फिर तब मैंने सोचा कि बाकी और जो हैं उनका जो दर्ज करेंगे, तो वो हम सबका जैसे बात हुई है,
कि मिलता जुलता सबका एक जैसा है। वही पोस्टिंग, वही काले बक्सों में पैक करना, वो जाना, वही बच्चों के हर एक साल में 2 साल में स्कूल बदलने, वो फील्ड पोस्टिंग, पीस पोस्टिंग, ये सब चीजें, वही लेडीज वेलफेयर, लेडीज क्लब और ये सारी जिम्मेदारियां। तब मुझे लगा कि इतने कम समय में मेरे पास जो मैं दर्ज इसमें करवा सकती हूँ, जो उस समय हम लोगों की बदकिस्मती ही थी, क्योंकि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। जो कारगिल युद्ध हम लोगों ने उस समय देखा और उसका जो हमारा अच्छे बुरे, अच्छा तो कुछ भी नहीं, बुरे अनुभव जो हम लोगों के रहे, अपने आसपास के, अपने लोगों के, अपने स्वयं के, उसमें मुझे लगा कि ये ठीक है। तभी मैंने उसे है कि डायरी के कुछ पन्ने, वो 2.5-3 महीने का जो समय था, जो मैंने अपना अनुभव किया या मेरे आसपास का जो है, मुझे लगा कि मैं इसको यहाँ, इसको ये मैं इसको दर्ज करवाती हूँ। उसमें एक पत्र भी है जिसके लिए मैं काफी कश्मकश में थी, क्योंकि वो नितांत व्यक्तिगत पत्र था। वो मुझे लगा कि सैनिकों का, ऑफिसर्स का, आर्मी ऑफिसर्स का, सब जानते हैं कि भाई बड़े सख्त हैं ये इनका, तो लेकिन सख्त होते हैं वो अपने अनुशासन में, अपनी ड्यूटी में, अपने कर्तव्य पालन में, लेकिन दिल उनका पत्थर का नहीं होता। तो ये मुझे लगा कि उस वक्त युद्ध भूमि में वो थे, उनका तो मुझे पता चला कि वो क्या सोच रहे थे, लेकिन उनके जो आपस में, साथियों की आपस में जो बात होती थी, सब के विचार एक जैसे थे, सब अपने परिवार से दूर थे, और कोई भी ऐसा नहीं था जो वहां उस वक्त अपनी ड्यूटी को छोड़ के जाना चाहता हो, बिल्कुल नहीं। वो जो उस वक्त उनकी कश्मकश थी, जो उनके भाव थे, मुझे लगा कि वो वाला पक्ष भी सामने रखना जरूरी है। तब मैंने वो पत्र भी उसमें दर्ज किया। तो वो सब वही है कि अगर कभी फिर आगे मौका मिले तो तब तो शुरू से आखिर तक जो मैं कहूंगी कि जो मेरी इसकी थी यात्रा, शादी से लेके जब फौज ज्वाइन की थी, शादी के बाद और रिटायरमेंट तक, जो 32-33 सालों का जो सफर है, उसको शायद कभी तसल्ली से बैठ के सब चीज लिखूं। तो ये, लेकिन जितना भी दर्ज कर पाई उसके लिए वन्ना जी का धन्यवाद। और वही है, इसी बहाने आप सबसे मिलने का इतना अच्छा मौका मिला, तो ये बहुत, सच में बहुत अच्छी बात है। और एक बार फिर वन्ना जी का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, अमलतास का धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की जो पुस्तकें हैं उसकी ये भी एक शुरुआती कड़ी है। आगे भी इस तरीके की और पुस्तकें आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और भारतीय सूरवीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सतत राष्ट्र धर्म निभाने के लिए प्रेरणा देने वाली आप सभी मातृशक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ। अमलतास मंच प्रणाम करता है आपके साहस को, आपके संघर्षों को, आपके उत्साह को। हर ये जो आपकी अडिग जीवन शक्ति है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपको प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। आप सभी इतना महत्वपूर्ण समय दिया आपने, आप जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वक्ताओं का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर कंचन जुड़ी हुई थी, डॉक्टर विपुल सर जुड़े हुए थे, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और इस तरह की पुस्तकें लाने के लिए, संपादन करने के लिए वंदना यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। उन्हीं के माध्यम से हम इस तरह की चर्चा परिचर्चा आयोजित कराते हैं। हमें उत्साह मिलता है अपने श्रोताओं से। अमलतास आगे भी इसी तरह की चर्चा परिचर्चा कराता रहेगा। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अमलतास के साथ बने रहें, हमारी पुस्तक परिचर्चा में बने रहें। आप सभी को बधाई, आप सभी का आभार। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।